अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। बिल्कुल जी। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, साथ साथ अलग अलग हॉकी के लिए भी हो रहा है। सो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ की भी शुरुआत कल होने वाली है। क्या है आज की अपडेट स्पोर्ट्स की दुनिया से, जानते हैं व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप पे सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 3 ओडीआई सीरीज जो है वो शुरू होगी कल से। कल पहला ओडीआई खेला जाएगा लाहौर में और दोनों टीम्स तैयार हैं सीरीज के लिए। खबरें यही हैं कि स्पोर्टिंग विकेट बनाई जाएगी। अब देखते हैं कि कितनी स्पोर्टिंग विकेट होती है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच का ये कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वुड बी द बिगेस्ट थ्रेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। और अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए, स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ गॉट अ क्लियर एज अबव पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने 104 दफ़ा आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया 68 मैचेस में कामयाब रहा है, पाकिस्तान को 32 मैचेस में कामयाबी हुई है, बल्कि पिछले 9 मैचेस में लगातार ऑस्ट्रेलिया जीता है। अगर किसी से भी पूछ लिया जाए कि भाई आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया कब पाकिस्तान के खिलाफ जीता था, तो शायद ये भी इसके लिए आपको तवज्जो करनी पड़ेगी। ये वाक़या हुआ था जनवरी 2017 में, जब मेलबर्न में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। उसके बाद लगातार 9 मैचेस हैं जो कि पाकिस्तान हार चुका है। एंड वन ऑफ द वर्स्ट रिकॉर्ड्स इन ओडीआईज दैट वी हैव अगेंस्ट एनी टीम। बिल्कुल जी। और जब पहले ओडीआई की बात करते हैं जो कि कल खेला जाएगा, तो 2 झटके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। पहला तो ये कि मिचेल मार्श जो है वो प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो गए, और दूसरा ये कि विकेट कीपर जॉश इंग्लिश जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए हैं और 5 दिन की आइसोलेशन में उनको भेज दिया गया, विच मीन्स कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे पहले ओडीआई के लिए और पता नहीं दूसरे ओडीआई के लिए भी। मिचेल मार्श की जगह कैमरन ग्रीन को जो है वो शामिल किया गया। It's a काफ़ी डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन साइड ये है, सो पाकिस्तान हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी देयर, बट लेट्स सी व्हाट वी आर एबल टू डू अबाउट दैट। सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी चल रही है। पाकिस्तान का प्रीमियर लिस्ट ए टूर्नामेंट पाकिस्तान कप जो है वो भी अब नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। इनफैक्ट इस वक्त एज वी स्पीक पहला सेमीफाइनल चल रहा है। केपी का मुकाबला सेंट्रल पंजाब से हो रहा है। पहले बैटिंग करते हुए सेंट्रल पंजाब ने 287 रन बनाए हैं। केपी की बैटिंग इस वक्त जारी है। कल दूसरे सेमीफाइनल में सिंध और बलूचिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जहां क्रिकेट की बात कर रहे हैं वहां हॉकी के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए पीएचएफ ने कौमी हॉकी टीम को दौरा यूरोप पर भेजने का फैसला किया है, और सेक्रेटरी पीएचएफ के मुताबिक कौमी टीम दौरा यूरोप में स्पेन, जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। आज के प्रोग्राम में हम जहाँ पे ज़ाहिर क्रिकेट का जिक्र तो होता ही रहता, चलता रहता है, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर भी आपके लिए हम लेकर आएंगे अबाउट अ स्पोर्ट जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बट पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें ये बड़ा पॉपुलर। इसको टेंट पैगिंग कहा जाता है। मुझे याद है एक ज़माने में जुमे की जब छुट्टी हुआ करती थी तो दोपहर में जो है वो पीटीवी पे टेंट पैगिंग के मुकाबले आया करते थे, लेकिन उसके बाद से ज़ाहिर है इस मुकाबले को इतनी ज़्यादा या इसको इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलती। लेकिन उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है। भारत में एक इवेंट हो रहा था जिसमें कुछ चीटिंग हुई है। भारतीय खिलाड़ियों को नेपाल की किट्स पहना के उतार दिया गया। इसमें हम फर्स्ट हैंड जो है वो अकाउंट लेंगे सवेरा, और हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है। बिल्कुल। सो हम जानेंगे कि क्या हुआ और क्या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होने थे इंडिया में और किस तरह क्या वो पूरा वाकया हुआ। नेपाल की टीम को किस तरह रजिस्टर किया गया, इंडियन प्लेयर्स को जो है वो नेपाल की जर्सी पहनाकर वो मैच खिलवाया गया, मगर पकड़े गए और फिर ये ट्रांसफ़र हुआ और अब ट्रांसफ़र होकर पाकिस्तान विल बी होस्टिंग दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। और पूरा ये जो वाकया ये हमने तो इधर से उधर पढ़ा है और सुना है, मगर असल चीज़ क्या हुई वो हम जानेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान टीम जो टेंट पैगिंग के पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं सुल्तान सफदर अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी सुल्तान जी। और सबसे पहले तो टेंट पैगिंग, मुझे पता है कि हम कहते हैं जी सिंगल स्पोर्ट नेशन है क्रिकेट, मगर टेंट पैगिंग जो कि काफ़ी अरसे से चलता हुआ गेम है, शाही गेम कहलाता है। थोड़ा सा पहले उस स्पोर्ट के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ये जो वाकया हुआ ये क्या वाकया हुआ। बिल्कुल सही हो गया जी। तो ये बेसिकली निज़ाबाजी जी कोई दुनिया के 42 ममालिक में ये गेम खेला जाता है, और बेसिकली तो ये पहले जंग की प्रैक्टिस होती थी, लेकिन अभी इसने खेल का दर्जा लिया हुआ। तो इसमें डिफरेंट कोई 5-6 इसके डिसिप्लिन्स हैं, जैसे क्रिकेट में वनडे, ओडीआई, T10, ये टेस्ट सारा है।
तो इसके अंदर 6-7 डिसिप्लिन हैं जिनके साथ ये होती है। ये नेज़े के साथ भी होती है और तलवार के साथ भी ये जो गेम है ये खेला जाता है। तो उसके बाद इसमें ये सिंगल इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, टीम इवेंट्स होते हैं, और 2 इवेंट्स जो हैं इसमें नेज़े के साथ जो होता है जी, एक रिंग पासिंग उसे बोलते हैं। आम रूटीन में जो है वो सिंपल हम पेग उठाते हैं, लेकिन उसमें किले से पहले जो पेग लगा होता है उससे पहले 2 स्टैंड्स होते हैं जिनके ऊपर रिंग्स लगे होते हैं। तो आपने वो नेज़े में परोने होते हैं वो रिंग्स, और उनके बाद फिर आपने पेग को भी उठाना होता है। तो इसी तरह जो आप स्वॉर्ड के साथ जब तलवार के साथ भागते हैं तो उसमें उन्हीं स्टैंड्स के ऊपर लेमन्स लगे होते हैं, ऑलमोस्ट छोटे साइज़ का माल्टा होता है। उससे पहले लेफ़्ट काटना है और फिर राइट काटना होता है, और फिर उसके बाद आपने पेग उठाना होता है। तो उसके जो टोटल नंबर्स होते हैं आपके टीम के, इंडिविजुअल और टीम के काउंट होते हैं, उसमें से टॉप और नंबर्स ऐसे निकालते हैं। राइट। तो ज़्यादा सुल्तान साहब ज़्यादा पॉपुलर कौन सा इसमें कैटेगरी है, या दोनों ही में ही आपको कम्पीट करना होता है एक टाइम पे? इसमें जी एक ही टाइम पे जो इवेंट होते हैं उसमें 6 इवेंट्स हैं जिनके टोटल नंबर काउंट होते हैं, यानी कि सिंगल और टीम इवेंट्स, और उसमें सिंगल में ये 2 इवेंट्स जो हैं इनके टोटल नंबर काउंट होते हैं आपको जीतने के लिए। इस खेल की कुछ मकबूलियत के बारे में भी हमें बताइए, बिकॉज मुझे जो याद पड़ता है वो ये कि पंजाब में खास तौर से ये बड़ा ये पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है जी अभी भी हमारा, क्योंकि ऑलमोस्ट अब सीज़न एंड की तरफ है। वैसे तो ये मई तक जाता है पंजाब में जब सीज़न स्टार्ट होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो पंजाब और केपी के कुछ एरिया में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये गेम मकबूल है, और वहाँ पे अभी कोई 8000 के करीब रजिस्टर्ड राइडर्स हैं जो इस टाइम पे पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है जी अभी एक बड़ी चीज़ हमारे लिए है कि जो हमारी लोकल जो पाकिस्तान में नेज़ाबाजी खेली जाती है, इसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है हमारी जो इंटरनेशनल टेंट पैगिंग है उससे। और मोस्टली जब हमारा जो सीज़न है पाकिस्तान में नेज़ाबाजी का स्टार्ट होते हैं तो ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं कि ये इसके 2 सीज़न आते हैं जी, एक सर्दियों के एंड में और एक गर्मियों के एंड में। सही। ये यानी कि एक एवरेज जो टेम्परेचर होता है उसमें ये गेम होती है, तो उसमें ऑलमोस्ट डेट्स खाली नहीं होती। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि केपी में और पंजाब में एक ही डेट में एक 2 जगह पे इवेंट्स हो रहे होते हैं। राइट। तो डिफरेंस क्या होता है? आप कह रहे हैं कि जो हम खेल रहे होते हैं वो डिफरेंट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड से, वो क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है जी कि बेसिकली डिफरेंस तो बिल्कुल ही उसका अलग है, टेक्निक्स अलग हैं। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम है जो इंटरनेशनली खेली जाती है, जिसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे एक आप पोलो है, एक फ्री स्टाइल पोलो है, और उसके एक स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो ये भी जो नेज़ाबाजी हमारे पाकिस्तान में होती है ये फ्री स्टाइल है, और ये सिर्फ हम नेज़े के साथ खेलते हैं। और जो इंटरनेशनली खेली जाती है उसमें एक तो नेज़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है जी, लंबा होता है। अगर हम पाकिस्तान में 6 फीट के नेज़े पे भागते हैं तो इंटरनेशनली मिनिमम 7.2 फीट का नेज़ा होता है। और जो पाकिस्तान में हम भागते हैं तो उसको बिल्कुल हम स्टार्ट से नेज़े को पकड़ते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली हम भागते हैं तो उसको सेंटर से पकड़ना होता है, जितना उसकी स्वॉर्ड का हमारा साइज़ होता है तलवार का, ताकि हमने फिर तलवार पे भागना है तो हमारा जो टेक्निक है वो एक ही रहे, फिर हमारी टेक्निक डिफरेंट हो। तो सुल्तान मसला नहीं होता, मतलब आप एक वर्ल्ड इवेंट पे जब जाते हैं तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अभी जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर अब पाकिस्तान में होगा, क्योंकि वो इंडिया में होना था, वो पूरा मैं वाकया भी आपसे सुनती हूँ, और उस वजह से शिफ्ट होकर पाकिस्तान आया है। आपको इशू नहीं होता क्योंकि आप लोग सारे टाइम फ्रेम तो डोमेस्टिकली ये खेल रहे होते हैं, बट इंटरनेशनल सिनेरियो में जाके आप बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही है जी कि इसमें इश्यूज तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आते हैं, क्योंकि हमारा अभी तक पाकिस्तान में एक ही इवेंट है सुल्तान इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल स्टाइल नेज़ाबाजी का होता है। वो ऑलमोस्ट एंड अक्टूबर में होता है वो वाला इवेंट। उसके अलावा अभी तक पाकिस्तान में जब फिर हमारे टीम के ट्रायल्स होते हैं तो वो इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अभी इतने कोई बाकी इवेंट्स पाकिस्तान में नहीं हो रहे। अगर या तो फिर हर सीज़न में 2-2, 3-3 इवेंट्स मिल रहे हों तो प्लेयर्स भी टच रहते हैं गेम के साथ। तो इसमें अभी यही इशू है जी कि हम सारा साल तो वो नेज़ाबाजी करते हैं, एक इवेंट हो या जब हमारे ट्रायल्स हो तो उसके लिए हम अपनी कुछ दिनों के लिए 4-5 दिनों के लिए तैयारी करते हैं और फिर इवेंट पे जाते हैं। लेकिन उसके लिए बिल्कुल हमारी सुल्तान साहब हमारी कारकर्दगी कैसी रही है? पाकिस्तान के जो नेज़ाबाज जाते हैं जब इंटरनेशनल इवेंट्स में, सो पूरे साल तो चलते रहते हैं, लेकिन आपने बताया डिफरेंट फॉर्मेट पे हम खेल रहे होते हैं। सो पाकिस्तान की कारकर्दगी इन 42 ममालिक में कैसी रही है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो 4-5 टॉप की टीम्स हैं उनमें आता है, और जो पाकिस्तान की नेज़ाबाजी की टीम है वो भी
हमारी क्रिकेट की टीम की तरह बड़ी अनप्रडिक्टेबल है वैसे तो, लेकिन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इंडिया में भी इवेंट रहा उसमें भी हमने सिंगल में गोल्ड भी लिया और टीम इवेंट्स में 2 सिल्वर मेडल लिए, 1-2 जो इवेंट्स थे उनमें हमने सिल्वर मेडल भी लिए, ब्रॉन्ज मेडल भी लिए, और एक इवेंट जो है जो ओवरऑल स्कोरिंग थी उसमें भी जो 5 या 6 ममालिक के कुछ 30 के प्लेयर्स जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें से टॉप 4 में भी हमारे 2 प्लेयर थे। सही। सो हमारा कंपटीशन इंडिया के अलावा और कौन से ममालिक से हम कम्पीट कर रहे होते हैं इसमें? बेसिकली जी क्योंकि हम अभी जब इंडिया में भी गए तो इंडिया के क्योंकि उनका होम क्राउड था, और इसमें ये भी होता है कि आप जिस मुल्क में भी जाते हैं तो घोड़े वो प्रोवाइड करते हैं आपको, जो भी होस्ट कंट्री होते हैं, आप अपने घोड़े लेके नहीं जाते जिस तरह एक्वेस्ट्रियन में होता है। बिल्कुल, एक्वेस्ट्रियन में ऐसे ही होता है, लेकिन एक्वेस्ट्रियन के बाकी जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनमें घोड़े आपके अपने ही होते हैं, आप अपने घोड़े लेके जाते हैं। लेकिन जो एक्वेस्ट्रियन में नेज़ाबाजी है, इसमें जिस मुल्क में भी जाएंगे वो होस्ट कंट्री आपको घोड़े प्रोवाइड करते हैं। सही। तो उसके लिए ये है जी कि ऑलमोस्ट अगर वैसे रैंक में देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया से ऊपर हैं वैसे रैंकिंग में। लेकिन हमारे साथ जो अभी कम्पीट करते हैं जी अरबों में इजिप्ट, सऊदिया और उसके अलावा साउथ अफ्रीका, ओमान, सही, ये टीम्स यानी कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के साथ कम्पीट करती हैं। सो ये क्या वाकया हुआ, ये क्या हुआ जब इंडिया ने होस्ट करना शुरू किया वर्ल्ड कप क्वालिफायर, क्या हुआ, कैसे पकड़े गए और फिर अब यहाँ शिफ्ट हो गया? जी बिल्कुल, उसमें बेसिकली वहाँ पे जो इंडिया में इवेंट हुआ अभी लास्ट मार्च में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, तो वहाँ पे उनके जो नेपाल की टीम थी उसमें इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे थे कुछ। तो लेकिन मे बी उसमें अब उनकी जो भी अपनी नीयत थी, तो उसके बाद जब उनका हो गया, उनकी नेपाल वाली टीम भी मिस हो गई, तो उसके बाद इंडिया के मीडिया ने ही इस बात को फिर उठाया। अच्छा। जो कि ITPF तक की गई और ITPF ने उसके बाद फिर एक्शन लिया, और जो इंडिया वाला था वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड वो उस वजह से कैंसिल हुआ। बेसिकली मे बी ये भी था कि उनके अगर प्लेयर्स नेपाल में खेल रहे हो तो शायद पाकिस्तान की टीम अगर आउट होती है तो वो 2 अगर दूसरी टीम्स ऊपर आती तो वो दोनों ही शायद इंडिया की होती। नहीं तो जनरली नेपाल टेंट पेगिंग का हिस्सा होता है, राइट? बिल्कुल। तो फिर उनके प्लेयर्स बीच में से कहाँ गायब किए उन्होंने जो अपने प्लेयर्स खिला दिए? उसमें हमने तो जो जब हमारे साथ खेले जी बेसिकली हमारा वहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे होते हैं तो इंटरेक्शन भी प्लेयर्स के साथ बड़ा कम होता है, क्योंकि आपका अपने खेल के अपने टीम के साथ फोकस होता है और सारा। तो हमने तो जब उसमें खेलते हुए 1-2 दफ़ा देखा, 1-2 प्लेयर्स को हम उसमें जानते भी थे, लेकिन उधर आप ऐसे खुल के फिर बात भी नहीं कर सकते फोरम पे, आप एक होते हैं सबके साथ वो गेम में। लेकिन उसमें हमें आइडिया था, हमने उधर कोई बात नहीं की, लेकिन बाद में जब उनके अपने ही मीडिया ने बात उठाई तो उस पर फिर ये सारा बात इंक्वायरी शुरू हुई। फिर ITPF ने एक दफ़ा उनको बीच में से इंडिया की टीम को स्किप किया, लेकिन उसके बाद ऊपर वाले जो ITPF के लेवल पे बातें चलती रहीं, तो फिर उन्होंने कहा जी कि ये क्वालिफाइंग राउंड जो हुआ इंडिया में वो आप कैंसिल करें, इसको दोबारा से आप रीशेड्यूल करें और अगेन हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग, वरना क्रिकेट में तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इतनी गुस्ताखी करेगा BCCI की, लेकिन यहाँ पे इस टूर्नामेंट तो कैंसिल करा के। सो अब पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो ये कौन से महीने में कब रीशेड्यूल हो रहा है और कब? ये बेसिकली जी अपना नवंबर से क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो पाकिस्तान का चांस यही है कि फेब में पाकिस्तान में ये होगा क्वालिफाइंग राउंड। और हमारे यहाँ इंटरनेशनल मुकाबले लाहौर में ही होस्ट किए जाते हैं या क्या कोई? इससे पहले इंटरनेशनल मुकाबले जो हैं जी अपना फैसलाबाद में भी होते रहे और लाहौर में भी होते रहे, राइट, अटक में भी होते रहे। ओके। तो अभी आगे क्योंकि जब स्पॉन्सर्स भी और सारी चीज़ें होंगी तो चांस यही है जी कि लाहौर या इस्लामाबाद में ही ये इवेंट। बट सुल्तान, जब हम बात करते हैं जनरली हम और स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं, जिन स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है उसमें हम हमेशा ये बात करते हैं कि नहीं जी
मुश्किलात हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। टेंट पेगिंग कोई सस्ता गेम नहीं है, कोई आपको प्रिपरेशन के लिए आपके पास घोड़ा होना ज़रूरी है, आपके ग्राउंड होना ज़रूरी है उस तरीके से। तो आपको लगता है कि मुश्किलात हैं टेंट पेगिंग पाकिस्तान फेडरेशन को भी या आप लोगों को भी वो मुश्किलात फेस करनी? इसमें बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें जी अगर देखा जाए वैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। हमारे सबसे खूबसूरत ग्राउंड हैं और सबसे बड़े ग्राउंड हमारे पास पाकिस्तान में टेंट पेगिंग के हैं। मैंने तो ख़ुद भी अब जब इंडिया में गए या दूसरे मुल्कों में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन ग्राउंड्स की लेंथ उस हिसाब से नहीं होती जितनी हमारे पाकिस्तान में होती। और जो हम पाकिस्तान में टेंट पेगिंग खेलते हैं उसका ग्राउंड जो हमारी इंटरनेशनल टेंट पेगिंग है उससे डबल होता है लंबाई में, लेंथ में और उसके विड्थ में, दोनों में। और इसके लिए बेसिकली तो यही है जी कि अगर कोई भी एक आम लोअर जो तबका हमारा है उसमें से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान से हैं। अगर हम वैसे भी बात करें, अगर हमारे पाकिस्तान में जो है रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं अगर 6000 हैं, तो हमारे जब ट्रायल्स होते हैं या इंटरनेशनल के इवेंट्स होते हैं तो उनमें 60-70 लड़के आते हैं। इतना एक फ़र्क है। और उसके लिए हमें चाहिए जी कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो इन चीज़ों को हायर करें, कोई ना कोई स्पॉन्सर्स आएँ, लोग आएँ जो इस गेम को और सपोर्ट करें। अभी अगर देखा जाए तो ओवरऑल यानी कि जी हमारा जो एक राइडर्स हैं, आम राइडर्स, उनके लिए एक ही क्लब बेसिकली पाकिस्तान में है, सुल्तानिया वान क्लब के नाम से, जिनमें से राइडर्स और ऊपर आ रहे हैं। वरना वो एक ही तबका है मखसूस जो खेल रहे हैं या आज तक गेम कर रहे हैं। यानी कि अब सुल्तानिया वान क्लब के तकरीबन 8-9 राइडर्स आते हैं ट्रायल्स के लिए, तो हर साल जितनी भी टीम्स जाती हैं उनमें 2 या 3 उस क्लब से आते हैं। वरना बाकी हर कोई जितने लोग हैं अपने ओन कैपेसिटी में रह के तैयारी करते हैं, उनमें से कभी कभार कोई सिलेक्ट हो गया या ना हुआ। तो इसमें यही है जी कि अगर स्पॉन्सर्स आएँ और जितने भी इदारे हैं वो प्लेयर्स को हायर करें इसके लिए, ताकि उनको तैयारी में आसानी रहे, ग्राउंड अवेलेबल हों, घोड़े चाहिए इसके लिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी ज़रूरत है, तो तभी ये गेम और बट सुल्तान एक सवाल मेरे जहन में आता है। अभी जैसे आपने कहा कि आप जब जैसे अभी क्वालिफायर्स के लिए भारत गए तो घोड़े वहीं जो होस्ट कंट्री होती है वो अवेलेबल करती है, कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं जी वो सारे घोड़े इधर उस वेट के होने चाहिए या उस स्ट्रेंथ के होने चाहिए, कैसे उसको इसमें बेसिकली तो होता है जी कि घोड़े आपको वहाँ पे भी ड्रॉज में मिलते हैं, लेकिन इसमें वहाँ पे एक स्पीड होती है कि घोड़े को वो एक स्पीड गन लगी होती है जब आप घोड़ा भगाते हैं। तो उसके डिसिप्लिन में यही आता है कि आपका घोड़ा इस स्पीड में क्रॉस करना चाहिए। अगर वो उस टाइम में क्रॉस नहीं करता तो आपका वो पर सेकंड को आपको पिनलाइज किया जाता है, आपको पेनल्टी पड़ती है उसमें अगर आप जो भी स्कोर करेंगे। तो उसमें अगर घोड़ा कई दफ़ा कोई बक मारता है या कोई इशू करता है आपके वो उस पट्टी के दरमियान जिस पे आप भाग रहे होते हैं या उस रन में, तो वो फिर आप वहाँ पे उन्हें अपनी एप्लीकेशन लिख के देते हैं और वो जो जजेस होते हैं या उनकी जो ज्यूरी होती है वो घोड़े को चेक करती है और फिर आपका घोड़ा चेंज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, और बड़ा एक अच्छा नाइस ब्रेक फॉर अस एज वेल कि हम क्रिकेट वगैरह और एक दो स्पोर्ट्स का डिस्कस करते रहते हैं। सुल्तान सफदर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया, समा का बहुत शुक्रिया, आपने नेज़ाबाजी को टाइम दिया, वरना हमेशा ही बातें क्रिकेट और उन गेम्स के ऊपर होती रहती हैं। नहीं बड़ा मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी बचपने की हमारी याददाश्त। एक ज़माने में पीटीवी पे बड़ा रेगुलर आया करता था और बड़े शौक से बैठ के हम देखा करते थे। HSN ओल्ड बॉयज़ की एक टीम हुआ करती थी एंड ऑल, बट नहीं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और पाकिस्तान में भी जो फरवरी में आपने बताया टेंटेटिवली टूर्नामेंट हो रहा है, हम कामयाबी से उसको होस्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुल्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। गुफ्तगू हमारी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी, टेंट पेगिंग के हवाले से हमारी डिस्कशन हुई। और अगर आप लोग को स्पोर्ट के बारे में नहीं पता तो जब ये ख़त्म हो जाए शो तो फिर इसको आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पीछे करके देख सकते हैं, बिकॉज इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेंट पेगिंग टीम वाज विद अस, सुल्तान सफदर अली, एंड बहुत मज़े की हमारी डिस्कशन है। बट अब हम अपना टर्न लेते हैं वापस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया।
3 ODI की सीरीज कल से शुरू हो रही है। लाहौर में पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा। और 2 बहुत मेजर खबरें जो सेटबैक हुए हैं ऑस्ट्रेलिया को, वो मिचेल मार्श इंजर्ड हो गए, कैमरन ग्रीन उनकी जगह आएंगे, एंड विकेट कीपर जॉश इंग्लिश जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं, तो 5 दिन की आइसोलेशन में वो भी चले गए हैं। सो दीज आर द 2 सेटबैक्स फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम। और गुफ्तगू करेंगे इसके हवाले से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया सवेरा। सो भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कुछ खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं और आपको पता है कि पीसीबी की दीवारें जो है वो काफ़ी पतली हैं, इधर से उधर आवाज़ निकल जाती है, पता चल जाता है। सिलेक्शन कमेटी क्या कहीं मसले में है और सिलेक्टर्स जो है वो पाकिस्तान कप के बाद खुदाफिज करते हुए दिख रहे हैं? देखें सवेरा, इस वक्त जो मुल्क में एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, मेरा ख्याल में सिलेक्शन कमेटी अब शायद सानवी हैसियत रखती है। जिस तरह आपसे थोड़ी देर पहले जब हम टीवी चैनल्स देख रहे थे कि अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उसको टेबल कर दिया नेशनल असेंबली में, अगर नेशनल असेंबली में चेंज हो जाती है तो एक मैं आपसे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूं। आपको पता है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट काफ़ी दिनों से जेर बहस थी। कराची टेस्ट का दूसरा दिन था, गालिबन 13 मार्च की बात है। तो मैंने रमीज राजा साहब के सामने सवाल रखा कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब अपनी सीट से महरूम हो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते तो आपका क्या फ्यूचर होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक लम्हे की भी देर किए बगैर अपने ओहदे से रिजाइन कर जाऊंगा। ये तो वो जो इस वक्त एक सिनेरियो बना हुआ है, हमें नहीं पता, हम तो सियासी लोग नहीं है, लेकिन चूंकि मुल्की मामलात हैं थोड़ा बहुत अपडेट रहना पड़ता है। अदील अजहर की तरह नहीं, क्योंकि अदील अजहर तो मैं कई दफ़ा उनको रेडियो पे सुनता हूँ, वो तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ों पे अपडेट है। हम तो सिर्फ अपने मोटे मोटे से जो मुल्की मामलात हैं उन पर नज़र रखते हुए। लेकिन जो आपका सवाल है, देखिए हमने ये आइडिया सिलेक्शन कमेटी का वसीम खान और एहसान मानी के दौर में लेकर आए थे न्यूजीलैंड से। फिर पाकिस्तान में ये भी बातगश सुनी गई, उस वक्त वसीम खान सीईओ थे पीसीबी के, कि शायद हम पुराने सिस्टम पर दोबारा चले जाएंगे। लेकिन अभी तक तो ये सिस्टम बरकरार है, बल्कि 5-6 महीने पहले हमारा ये जो नया सिस्टम था जिसमें चीफ सेलेक्टर के अलावा जो 6 एसोसिएशन के कोचेस थे वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, वो सिस्टम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अडॉप्ट कर लिया। तो क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि देखिए जी, हमारा तो इतना कामयाब सिस्टम था जिसको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी अब अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है कि मामला बिल्कुल डिफरेंट रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि सियासी मामला मुल्क के जो भी हों, अब सिलेक्शन कमेटी में हमें मेरे ख्याल में उस पुराने सिस्टम की तरफ जाना होगा। एज ए हम क्रिकेट को चूँकि बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में जो सारी ऊंच नीच चल रही होती है उस पर भी हमारी नज़र होती है। मेरे ख्याल में ये सिस्टम जो है, हो सकता है कि इंग्लिश ज़ाहिर है वो हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं, हमसे बेहतर सिस्टम को चलाने की अहलियत रखते हैं। हमारे मुल्क में ये सिस्टम नहीं चल सकता। अगर इसको तब्दील कर दे रमीज़ राजा साहब तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भट्टी साहब, रमीज़ राजा साहब का तो आपने खुद वैसे ही बताया कि क्योंकि देखिए, एक तो पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही बनकर रह गई है। वैसे भट्टी साहब, ज़ाहिर है आपकी हिस्ट्री पर नज़र चलें, जहाँ बैनुल-अक़वामी मामलात में आपका हुस्न ज़न है, आपने मेरी तारीफ़ की, बट हिस्ट्री क्रिकेट की आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो पाकिस्तान में क्या सियासी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड का ये नेक्सस हमेशा से ही चलता रहा है क्या? हमेशा से अदील साहब, देखें, मैंने जब अब मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आया, आरिफ अब्बासी साहब पीसीबी के सीईओ थे और चेयरमैन थे जावेद बर्की साहब। पहली बार नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन चेंज हो गया। उसके बाद इस आइन को डॉक्टर अशरफ साहब जब थे उन्होंने आइन को चेंज किया, एजाज भट्ट साहब ने उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की, फिर ज़का अशरफ साहब ने भी उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की, नजम सेठी साहब ने फिर एक नए आइन का एक नया खाका लेकर आए। तो देखिए, हमारे मुल्क में पीसीबी के जो चेयरमैन है, हर दौर में गवर्नमेंट की जब तक आशीर्वाद नहीं होती उस वक्त तक मेन सेटअप में नहीं आती। सो कॉल्ड हमारे यहाँ कहा जाता है कि
डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हुकूमत जब चाहती है पीसीबी चेयरमैन को ले आती है, जब चाहती है उसको हटाकर नए लोगों को ले आती है। आपको याद हो कुछ साल पहले शहरियार खान साहब, बल्कि ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब के दरमियान जब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो उसमें भी फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। तो ये मेरे ख्याल में हम कहते हैं तो इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन ये जमहूरी सिस्टम नहीं है। ये तो गवर्नमेंट के साथ साथ चलता है। कल अगर आज पीटीआई की हुकूमत है, कल किसी और पार्टी की हुकूमत आ गई, तो डेफिनेटली पीसीबी चेयरमैन उन्हीं का नामजद करदा होगा। बिल्कुल, डेमोक्रेसी मेरे ख्याल से तभी आ सकती है जब तक वो पेट्रन इन चीफ वाली शिक हटेगी, और पेट्रन इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर या जो भी अथॉरिटिंग रूलिंग पार्टी है वो हटेंगी। बट भट्टी साहब, अब जब हम ये सिलेक्शन कमेटी की तो बात कर रहे हैं, मगर फिर मैं सोचती हूँ एक चीज़, हम थोड़ा सा रीसेंट पास में जाएं तो सिलेक्शन कमेटी इवेंचुअली तो ऐसा लग रहा था जैसे डमी है, बिकॉज टीम बनती थी, उसके बाद उसमें एकदम से टीम बनने के बाद चीफ सेलेक्टर आके उसको टेलीविज़न पे सपोर्ट करते थे, डिफेंड करते थे, और उसके बाद अचानक से टीम चेंज हो जाती थी, तो समझ नहीं आता था कि वो तब्दीलियां कर रहे हैं या कौन कर रहा है। तो इवेंचुअली वैसे भी डमी ही थी ये सिलेक्शन कमेटी। देखिए सवेरा, सिवाय चंद एक कप्तान ऐसे थे, उनका नाम मैं यहाँ इसलिए लेना मुनासिब नहीं समझता कि उनका नाम लिया तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान के जो कप्तान थे, जिनमें इमरान खान को आप कह लें, इंजमामुल हक काफ़ी देर पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे, इवन बाबर आजम को लोग कहते हैं कि कम गो है, ये शायद इतना सिलेक्शन पर दस्तरस नहीं रखते, लेकिन इनसाइडर्स ये बताते हैं कि बाबर आजम अगर किसी प्लेयर को लेने की हामी भर लेते हैं तो फिर सिलेक्शन कमेटी को उसको टीम में शामिल करना पड़ता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले हमने शोएब मलिक और सरफराज अहमद का मामला देखा था कि रमीज राजा साहब भी एक वक्त पे इन दोनों को लेने के फेवर में नहीं थे, लेकिन फाइनली कप्तान के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी, और खास तौर पर जब से ये पेड सिलेक्शन कमेटी का कॉन्सेप्ट आया है, देखिए 3-3.5 लाख रुपए पाकिस्तान में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में तो शायद मिलते हो, लेकिन बड़े बड़े इदारों में इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिलता। तो एक क्रिकेटर को जो रिटायर हो गया है, उसके पास और कोई जरिया माश नहीं है, उसको 3-4 लाख रुपए मिल जाए तो उसको क्या जरूरत है कि एक सिलेक्शन पर जाके वहां पर कप्तान के साथ उलझ जाए या चेयरमैन को ओवर रूल करके अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तो मेरे ख्याल में जो पुराना सिलेक्शन कमेटी का सिस्टम था, और हम थोड़ा पीछे अगर चले जाएं 15-18 साल पहले, जब ऑनरेरी काम करते थे सिलेक्टर्स, वो मेरे ख्याल में फैसला करने की उनमें सलाहियत थी, हिम्मत भी थी। इस दौर में मैंने देखा है कि इंजमामुल हक जैसे सुपरस्टार, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 125 टेस्ट मैच खेले, कोई 400 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल खेले, लेकिन बाज मकामात पर उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया। बल्कि मेरे साथ ही वो पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने एतराफ़ किया कि फवाद आलम को सिलेक्ट ना करना उस जमाने में हमारी गलती थी। तो सिलेक्शन कमेटी में जब से ये पेड सिलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया है, तो कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर मामला आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, ज़रा अब हम बात करते हैं, आपके पास हम आते हैं थोड़ी देर में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज़ के। ज़ाहिर है टेस्ट सीरीज़ तो अब किस्सा पारीना बन चुकी है, और अच्छी और खुशगवार और कुछ दुख देने वाली यादें देकर भी चली गई है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान की ODI टीम जो है वो स्क्रिप्ट को थोड़ा सा बेहतर कर देगी पाकिस्तान के लिए। इस वक्त कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा मौजूद हैं और पूछते हैं, ये बल्कि इनसे प्रोडिक्शन भी लेंगे। हम पहले तो ख्वाजा से ज़रा पूछते हैं कि भाई ज़रा सिचुएशन बताएं, इस वक्त का कद्दाफ़ी स्टेडियम में क्या सिचुएशन चल रही है, फिर ज़रा इनसे प्रोडिक्शन भी लेते हैं। बिल्कुल अदील, 3 घंटे का जो है वो ट्रेनिंग सेशन है जारी है इस वक्त कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। बाएं तरफ मेरे ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो प्रैक्टिस कर रही है, और दाएं तरफ जो सामने हमें नज़र आ रहा है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जो है वो बैटर्स और बॉलर्स दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी फील्डिंग जो है वो कुछ देर पहले फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया गया दोनों टीम्स की जानिब से, और काफ़ी जो है वो बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की देखा जाए तो काफ़ी मस्बत दिखाई दे रही है। मोहम्मद यूसुफ और सकलैर मुश्ताक बिल्कुल सामने खड़े हैं, बैटर्स की मुआयना कर रहे हैं, बॉलर्स का मुआयना कर रहे हैं। शॉन टेट भी बिल्कुल बॉलर्स के पास खड़े हैं और उनसे काफ़ी गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो काफ़ी खुशगवार माहौल है कद्दाफ़ी स्टेडियम का। और पिच के बारे में खास तौर पर बताएं, जिसकी वजह से खासी तनकीद हुई थी टेस्ट मैचेस में भी, और पिच जो है वो 7 नंबर पिच इस वक्त तैयार की गई है कद्दाफ़ी स्टेडियम की, जो कि फ़खर ज़मान ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये काफ़ी
बैटिंग सपोर्टेड पिच दिखाई दे रही है और काफ़ी रन जो है वो इसमें बन सकते हैं। बड़ी अच्छी जो है वो विकेट है बैटिंग के हवाले से। तो मुझे लाहौर की जो पिचेस हैं वो पहले भी आपको पता है कि बैटिंग सपोर्टेड पिचेस होती हैं। तो वनडे में पाकिस्तान की टीम इस वक्त थोड़ी मजबूत असाब की मालक दिखाई दे रही है। अलबत्ता बात की जाए ऑस्ट्रेलिया टीम की तो बहुत तगड़े उनके पास प्लेयर हैं, लेकिन 16 में से अभी जो 2 प्लेयर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो चुके हैं पहले वनडे से। और मिचेल मार्श जो है वो बाएं कूल्हे में इंजरी के बायस उनको आज नेशनल हॉस्पिटल भी लाहौर में लेके जाया गया, उनका फिर मुआयना करवाया गया, तमाम तर चेकअप किया गया डॉक्टर्स की जानिब से। और उसके बाद जो है जॉश इंग्लिश जो है उनका भी कोविड पॉजिटिव आ गया। उसके बाद मैथ्यू रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भर चुके हैं पाकिस्तान के लिए और कल पहुंचेंगे, क्योंकि 3 रोज़ा आइसोलेशन करने के बाद वो पाकिस्तान आएंगे और फिर इनके मुतबादल के तौर पर उनको बुलाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम को थोड़ा धचका तो लगा है कि उनके 2 जो प्लेयर्स हैं वो बाहर हो चुके हैं। और पहले जो वनडे है जो कल से शुरू होने लगा है लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उस हवाले से ऑस्ट्रेलिया टीम को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन होम एडवांटेज ज़रूर होगा पाकिस्तान की टीम को और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायकीन क्रिकेट भी जिस तरह टेस्ट मैचेस में आए हैं लाहौर में, अभी वनडे में जो है वो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। और इसीलिए अभी प्रैक्टिस खूब जारी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तमाम तरह सूरत हाल का मुआयना दोनों टीमों के पाकिस्तान की अगर मैं टीम को देखूं तो कादिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो गई है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आ गए हैं। बट कादिर, आपने जब फ़खर ज़मान की बात की तो फ़खर ज़मान ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात की कि बाबर ने उनको कहा है कि जो कुछ टेस्ट में हुआ उसको भूल के आगे बढ़ें। तो क्या हुआ टेस्ट में ऐसा? क्योंकि बाबर तो कहते हैं कि हमने 2 टेस्ट में डोमिनेट किया और तीसरे टेस्ट का आखिरी दिन ऐसा था जिसमें हमने बुरी क्रिकेट खेली। देखिए, जो टेस्ट मैच में 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं उसका भी प्रेशर था तीसरे मैच में। और जब आप शिकस्त हो जाती है आपको और उसके बाद आप पे प्रेशर काफ़ी बिल्डअप हो जाता है आवाम का, उसके बाद जो क्रिटिक्स हैं वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और इस वजह से फ़खर ज़मान ने कहा कि उनको टेस्ट मैच देखने का भी बहुत शौक है और खेलने का भी बहुत शौक है। अलबत्ता वो जो बाबर आजम है कप्तान, जिस तरह माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह बाबर आजम के पास फुल इख्तियारात हैं, बाबर इस वक्त जो है वो टीम का हेड कोच भी है और कप्तान भी है और बैटिंग कोच भी है। आप उसके पास तमाम इख्तियारात रमीज़ राजा साहब ने दे दिए हुए हैं। जिस तरह वर्ल्ड कप में उन्होंने काफ़ी शोर शराबा डाल के और जो है उनकी टीम पर जो है वो पसंदीदा नहीं सिलेक्ट की गई थी पहले, जो उसके बाद उन्होंने फिर अपने लड़के जो है उन्होंने सेलेक्ट करवाए और वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो अभी उनका यही प्लेयर्स को तमाम मोटिवेशनल एक स्पीच करते हैं और वो कहते हैं कि तमाम तर जो खिलाड़ी हैं वो पिछली अपनी शिकस्त जो हमारी टेस्ट सीरीज में हुई है उसको भुलाकर अगले जो मैच हैं उन पर फोकस करें। और वनडे में जो है खासतौर पर फ़खर ज़मान की फॉर्म इस वक्त लगी हुई है, जिस तरह हमने PSL में भी देखा। तो काफ़ी एक अच्छा साइन है कि फ़खर ज़मान और इमामुल हक जब ओपन करेंगे तो बड़ा अच्छा एक टारगेट हमारा रन टारगेट चेज भी करने जाएंगे और उसके बाद हम उनको टारगेट दे भी सकते हैं। तो ये कादिर, थैंक यू सो मच कादिर, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ODI सीरीज इन लाहौर। हमारी दुआ है कि बहुत क्राउड आए, बहुत सारी क्राउड आए और आप खुश हो जाएं और हम भी खुश हो जाएंगे। भट्टी साहब, आप पे वापस आता हूँ मैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ODI हम देखते हैं तो इस टीम ने हमको बड़ा डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने कोई सी भी कंडीशंस हो, चाहे कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया की हों या मुत्तहदा अरब अमारात की हों, मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख रहा था सवेरा। पिछले 5 साल में हमने 18 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, 16 वो जीते हैं और हम सिर्फ 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। तो भट्टी साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान को एडवांटेज तो हो गया है, उनकी थोड़ी सी खिलाड़ी कुछ चले भी गए हैं, कुछ ब्रेक ले लिया, रेस्ट ले लिया और फिर इंजरीज भी आ गई हैं। तो कुछ लग रहा है कि इस बार कुछ गंगा उल्टी बह जाए, पाकिस्तान जीत सके। काफ़ी अर्सा हो गया ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराए हुए। देखिए अदील, मेरा ख्याल इससे बेहतर पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया पर 4-5 प्लेयर ऑलरेडी पुल आउट कर गए थे जब ओरिजिनल टीम अनाउंस हुई थी। और जेफ मार्श अनफिट हो गए, विकेट कीपर अनफिट हो गए और जो वहां से विकेट कीपर आ रहे हैं तो 16 घंटे की फ्लाइट है अगर मेलबर्न से आप दुबई आए 15 घंटे। तो मेरा ख्याल में लाहौर पहुंचते तो 2 दिन तो उनको जेट लैग से निकलने में लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अवेलेबल हो। पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड पर बहुत अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है। मेरा ख्याल में आइडियल अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि शादाब खान की इंजरी का क्या सिलसिला है, क्योंकि कल तक तो लग रहा था कि शादाब खान डाउटफुल है ODI सीरीज में। लेकिन एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आप तमाशाइयों की बात कर रहे हैं, देखिए लाहौर टेस्ट जो हुआ हमने पीर से शुरू करके जुमे को खत्म कर दिया वीकेंड
से पहले हमने उस टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। तो अब ये जो लोग दिन में आना चाहते हैं वो किस तरह आएंगे? इसी तरह अब ये जो ओडीआई सीरीज है, 3 बजे मैचेस शुरू होंगे, तो जाहिर है कल जो है मंगल का दिन है, अब वर्किंग डे पे किस तरह लोग मैचेस देखने आएंगे? तो पीसीबी को ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए थी कि जो सैटरडे संडे हमारे यहाँ जो छुट्टी का दिन होता है, चले फ्राइडे कर ले। फिर एक और मसला आगे आ रहा है कि आखिरी ओडीआई और जो वाहिद T20 है वो हो सकता है कि रमजान में हो, तो रमजान को भी जहन में नहीं रखा गया, या तो फिर अफ्तार के बाद तरावी के बाद अगर ये मैच शुरू कर दिया जाता ओडीआई तो सहरी तक खत्म हो जाता। तो इन चीजों पर पीसीबी ने मेरे ख्याल में गौर नहीं किया, लेकिन बाबर आजम और उनकी टीम के लिए ये आइडियल मौका है कि पाकिस्तान इस बार ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में 3-0 मारे, और वो जो टेस्ट सीरीज में हमारे जख्म हरे हो गए थे, उन जख्मों पर जो मरहम रखने के लिए मेरा ख्याल में ये 3-0 जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, और इससे बेहतर मौका जो है वो पाकिस्तान टीम को नहीं मिलेगा। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया गेम सेट मैच का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और सबसे बेहतरीन मौका है पाकिस्तान टीम के लिए कि इस मौके को अवेल करें, और जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि हमारे ज़ख्मों पे इसी तरह मरहम रखा जाएगा कि 3-0 हमें ओडीआई में जो है वो जीत हासिल हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कल से शुरू हो रहा है पहला वनडे इंटरनेशनल, 3 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेट्स सी एंड होप कि पाकिस्तान डज वेल। और इसी के साथ जो है वो वक्त ख़त्म हुआ है गेम सेट मैच का। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।